हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल की मीनिंग, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? अमाउंट ऑफ फंड्स नेसेसरी फॉर दी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द इंटरप्राइजेस। तो इंटरप्राइजेस में जो ऑपरेशन की कॉस्ट होती है, मतलब जब आप काम करते हो तो काम करने में आपके खर्चे आते हैं। जैसे इंटरप्राइज में काम हो रहा है तो लोग वर्क कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी जा रही है, वेजेस जा रही है, जिस प्लेस पे काम हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है। तो बहुत तरीके के ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको जिस फंड से कंप्लीट किया जाता है, उस रिक्वायरमेंट के लिए जो फंड हमें ज़रूरत होती है, उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। कहने का मतलब कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल, ऐसी कैपिटल जो आपको वर्क करने में यूज़ हो रही है, जो आपकी कंपनी की ऑपरेशंस में, कंपनी के ऑपरेशंस में, उसकी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ में यूज़ की जा रही है। इसीलिए वो कहा जाता है कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे बिजनेस को रन कराने में इस्तेमाल की जाती है। राइट। सो वर्किंग कैपिटल कैसी होती है? एक ऑनगोइंग कैपिटल होती है, मतलब हमेशा चलती रहती है, क्योंकि वो यूज़ हो रही है, डे टू डे बिजनेस में यूज़ हो रही है। इट इज़ अ रिवॉल्विंग फंड ऐसा जो रोटेट हो रहा हो, है ना। अगर आप अभी मैं वर्किंग कैपिटल साइकिल जब डिस्कस करेंगे हम, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैश को अगर एक बार लगाया जाता है तो वापस से कैश बनने में उसको टाइम पीरियड लगता है। तो वो कैश जो फंड आपने एक बार इस्तेमाल किया बिजनेस में, वो रिवॉल्व हो रही है, बार बार घूम के आती है। राइट। तो इट कंसिस्ट ऑफ कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल्स विच आर यूज टू कवर द करंट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हम उन कैश रिसिप्ट्स को यूज़ करते हैं या इंक्लूड करते हैं जो आपको सेल से रिसीव हुई हैं और जिसका इस्तेमाल अपने करंट ऑपरेशंस को कंप्लीट करने में आप करने वाले हैं। बेसिकली जो आपको करंट में जो काम करने के लिए जो भी फंड आपको चाहिए, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपके ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए, वो सब वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो लिंकॉल्न, सैलियर्स एंड स्टीवेंस ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि वर्किंग कैपिटल शुड मीन द टोटल करंट एसेट्स लेस द टोटल करंट लायबिलिटीज़। एक्चुअली इन्होंने वर्किंग कैपिटल का पूरा डेफिनेशन जो है वो उनके फॉर्मूले पर दे दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। बेसिकली क्या है ये सब चीज़ें, इन्हें समझते हैं। करंट एसेट्स क्या होती है कंपनी की, क्योंकि पहले हमने क्या कहा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब एक ऐसा कैपिटल का वो फॉर्म, वो पैसे जो आपको अपने बिजनेस को रन कराने के लिए चाहिए, जो आपके बिजनेस में कंटिन्यूस यूज़ हो रहे हैं, जो रिवॉल्व हो रहे हैं, है ना, सर्कुलेट हो रहे हैं, ऐसे फंड को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो अब हमने क्या कहा कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को घटा दीजिए, जो पैसा है वो आपका वर्किंग कैपिटल है। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं आपको पर्टिकुलरली बोलती हूँ कि आप बाहर जाइए शॉपिंग करने के लिए, या आप जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, आपको एक दिन के लिए काम करने में हम इतना पैसा देंगे। अब हमने आपको 2,000 रुपये दिए और कहा आप एक दिन का काम आप 2,000 रुपये से करेंगे। अब इस 2,000 में साथ में मैंने कहा कि इस 2,000 में से आपको 500 रुपये मिस्टर एक्स से उनको वापस करना है। ठीक है, उन्होंने पहले हमारे लिए कुछ काम किया था, उनको वो वापस कर दीजिएगा। अब जो भी पैसा आपका है उसे अपने दिन भर के काम करिएगा। तो आप क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल क्या है? आपका वो पैसा जो आपके बिजनेस के काम करने के लिए, जो आपके दिन भर को काम करने के लिए दिया गया है। अब दिन भर के काम करने के लिए आपको 2,000 दिया गया है, तो ये वर्किंग कैपिटल है। पर सही में रियल में आपके पास पैसा कितना बचा? 2,000 तो है, लेकिन 2,000 में से 500 किसी और को देना है जो तुरंत मुझे देना है। तो मेरी लायबिलिटी हुई, करंट लायबिलिटी हुई, क्योंकि मुझे अभी उसको पे ऑफ कर देना है। हमने 500 हटा दिया, अब जो बचा वो 1,500। उसी 1,500 से मुझे अपने दिन भर का बिजनेस कंप्लीट करना है, मतलब दिन भर का काम करना है। तो ये 1,500 क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल। दैट इज करंट एसेट्स, दैट इज करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स जो आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो कैश आपके पास अवेलेबल है, इन लिक्विड फॉर्म में या इन कैश फॉर्म में, वो क्या हो गया? करंट एसेट्स। जैसे कि कैश हो गया, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब करंट एसेट्स का फॉर्म कराते हैं। वहीं करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? ऐसी लायबिलिटीज़, ऐसी ऑब्लिगेशन जो शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको पे ऑफ करनी है ना। जैसे कि आपके क्रेडिटर्स जिनका आपको पेमेंट करना है, कोई एक्सपेंसेस है आपका जो आपको पे करना है अभी। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म आपको लायबिलिटी बनती हैं। शॉर्ट टर्म लोन है कोई, तो वो जो पे करना है वो सब कहाँ का पार्ट बनती है? करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट बन जाती हैं। तो जब करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटीज़ को घटा दीजिए, जो बचता है वही तो आपकी कैपिटल है, वही तो आपको ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होने वाली है। तो ये डेफिनेशन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कही जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि काइंड से टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है।
ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल को हम दो तरीके से देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट और ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कहें कि वर्किंग कैपिटल है क्या चीज़, तो उसमें हम कहेंगे उसके हिसाब से कितने टाइप के होते हैं वर्किंग कैपिटल। और अगर हम कहें कि उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कितने टाइम पीरियड के लिए वो यूज़ होता है, उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अगर हम वर्किंग कैपिटल को क्लासीफाई करें तो हम उसके हिसाब से उसके टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दो तरीके से होती है वर्किंग कैपिटल, या तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगी या तो वो नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है मैं भी बताती हूँ, और नेट वर्किंग कैपिटल जो भी आपने डेफिनेशन देखी उसी को कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स, आपके रिक्वायरमेंट आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके टाइम पीरियड्स कब तक की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक होती है फिक्स्ड या परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है आपकी टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, मतलब फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या हो गया आपके टाइप हो गए। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपके ये रिफ़र करता है उस फंड के अमाउंट को, मतलब उस अमाउंट को जो कि आप करंट एसेट्स में डाले हुए हैं, मतलब बिजनेस में जो करंट एसेट्स के फॉर्म में यूज़ हो रही है कैपिटल, जो करंट एसेट्स के फॉर्म में जो अमाउंट यूज़ किया जा रहा है उसको हम कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कहने का मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपका करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब करंट एसेट्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, डेटर्स, रिसीवेबल्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये जो जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब के सब कहाँ कहलाती हैं, वो सब के सब आपके करंट एसेट्स का पार्ट बनती है। कैश हो गया, कैश चाहे हैंड में चाहे बैंक में कैश है, ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सब करंट एसेट्स कहलाती हैं। तो जो कुछ भी करंट एसेट्स के फॉर्म में है आपके पास वो क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल के, क्योंकि पैसा है आपके पास, आप जब चाहे इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है या रिसीवेबल्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में है ये सब चीज़ें आपके पास। तो इनको क्या कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट्स के फॉर्म में है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं। आप ये नहीं कहेंगे हमारे पास नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है ना, या हमारे पास नेगेटिव करंट एसेट्स, ऐसा हो ही नहीं सकता है आपके पास। तो ये हमेशा कैसा दिखेंगे, पॉजिटिव दिखेंगी। अब हम बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल की। तो नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं नेट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जो अभी हमने एग्जांपल लेके 2000 आपके पास पैसे दे दिए गए बिजनेस के लिए, लेकिन उसमें से 500 किसी को देना है, तो अल्टीमेटली है कितना आपके पास, 1500 ही है ना। तो नेट वर्किंग कैपिटल मतलब रियलिटी में कितना वर्किंग कैपिटल है, वो कैपिटल जो आप वर्किंग में यूज़ करने वाले हो रियल में। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ में क्या होता है, सारे क्रेडिटर्स आ जाते हैं, बिल्स पेबल हो जाते हैं, जितने भी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आपने ले रखे हैं वो सब हो गए, किसी का इंटरेस्ट या कोई चार्जेस आपको पेमेंट करना है वो सब हो गए, अनसिक्योर्ड लोन्स जो विद इन अ ईयर आपको पे ऑफ करने थे वो सारे हो गए, कोई पब्लिक डिपॉजिट्स है आपकी कंपनी का जो विद इन अ ईयर मैच्योर हो रहा है वो भी आपका करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट बनता है ना। आपने कस्टमर से एडवांस रिसीव किया है वो भी करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट बन जाता है। कोई भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज जैसे प्रोविडेंट फंड का ड्यू होना या टैक्सेशन या सेल टैक्स, ये सब जो है ये सब क्या कहलाएंगे, आपके करंट लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। तो कहने का मतलब कि जब आपके करंट एसेट्स में इतना पैसा आपके पास है, चाहे डेटर के फॉर्म में, रिसीवेबल के फॉर्म में, एक्रूड इनकम के फॉर्म में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में ये पैसा आपके पास है और ये लायबिलिटीज़ है, दोनों को हटा दीजिए, नेट कर दीजिए। अब जो बचा वो वर्किंग कैपिटल है, उसी को आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। तो इट फैसिलिटेट द डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। ये क्या कहता है, ये डिटरमाइन करता है आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी की, कि फर्म कितना सॉल्वेंट है। रियल में आपके पास 1500 रुपये हैं और ये आपकी सॉल्वेंसी है, आपकी सॉल्वेंसी 2000 की नहीं है, एक्चुअल आपके पास कितना सा है। तो ये फर्म्स की सॉल्वेंसी कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना सॉल्वेंट है। जैसे इंसॉल्वेंट होता है ना, बैंकक्रप्ट वगैरह को हम बोलते हैं ना, इंसॉल्वेंट है, पैसे ही नहीं है इनके पास। तो ये आपकी सॉल्वेंसी को, आपकी कैपेबिलिटी को बताता है कि कितनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में कैपेबल है। तो ये फाइनेंशियल सॉल्वेंसी को डिटरमाइन करता है, राइट। अब हम बात करते हैं परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल की। तो ये वर्किंग कैपिटल का वो पोर्शन होता है जो आप करंट एसेट्स के फॉर्म में परमानेंटली लॉक्ड कर देते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे अब जैसे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है, ये क्या है, करंट एसेट्स का फॉर्म है। अब मैंने कह दिया कि किसी भी कीमत पे मेरे बैंक में 1 लाख रुपया होना ही चाहिए। अब ये मैंने हमेशा लॉक कर दिया, तो ये कैसे वर्किंग कैपिटल कहलाइए, वर्किंग कैपिटल है लेकिन ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि कैश इन हैंड या कैश एट बैंक क्या होता है, करंट एसेट का पार्ट होता है। और अपने बैंक में मैंने लॉक कर दिया कि 1 लाख रुपया हमेशा रहेगा। तो ये किस तरह के वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनेगा, परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनेगा। या हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में फिक्स कर दिया कि इतना तो हमेशा मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा, तो वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट बन जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमें रखते क्यों हैं, ये अपने बिजनेस को स्मूथली और एफिशिएंटली कैरी ऑन करने के लिए करते हैं। जैसे हमने कोविड के केस में देखा ही, तो अगर आपके पास एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल नहीं होती इस सिनेरियो में, तो कैश की शॉर्टेज हो रही थी, बिजनेस में क्राइसिस आ रही थी, रॉ मटेरियल खरीदने की कंडीशन नहीं होती,
बंद हो गया था पूरा सब कुछ, बाद में आपने ओवरकम किया तो भी आप शुरुआत की तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस केस में अगर प्लानिंग अच्छी हो और आपने कुछ वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखा हो तो आपके लिए इन चीज़ों से ओवरकम कर पाना ईजी था। तो ये क्या हो गया आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब हम बात करते हैं टेम्पोररी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की। सो टेम्पोररी क्या होता है, अमाउंट ओवर द परमानेंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आपको जो वर्किंग कैपिटल चाहिए था, जैसे मुझे 100 वर्किंग कैपिटल चाहिए था, 100 लाख समझिए, 100 करोड़ समझिए, जो भी, मुझे 100 की वर्किंग कैपिटल चाहिए थी। अब 100 में मैंने कहा कि जो 40 है वो मेरा परमानेंट है। 40 परमानेंट मतलब 40 मैं परमानेंटली लॉक कर दे रही हूँ कि हमेशा मेरे बिजनेस में रहेगी ही, चाहे कैश इन हैंड के फॉर्म में रहे, चाहे कैश एट बैंक के फॉर्म में रहे, चाहे मेरे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रहे, चाहे मेरे डेटर के फॉर्म में रहे, ये हमेशा लॉक कर दे रही हूँ, इतना तो मेरे पास कैश हमेशा मतलब इन लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो ये परमानेंट हो गया। अब परमानेंट को छोड़ने के बाद जो भी वर्किंग कैपिटल का पोर्शन बचता है वो सब क्या कहलाता है, टेम्परेरी या वेरिएबल कहलाता है। तो अगर 100 चाहिए था और 40 मैंने परमानेंट कर दिया तो 60 क्या हो गया, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल हो गया। तो इट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। अब ये जो है परमानेंट तो हमेशा परमानेंट रखते हैं, और जो वेरिएबल है वो फ्लैक्चुएट करता है, वो इसीलिए इसको टेम्परेरी कहते हैं, फ्लैक्सिबल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये फ्लैक्चुएट क्यों करता है, जैसे जैसे बिजनेस में आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इस वेरिएबल को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे। हमने अभी समझा था कि 40 कन्फर्म है और 60 हमें चाहिए, कल को हम बिजनेस और बढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे 40 तो 40 चाहिए ही चाहिए, 80 अब वेरिएबल कर दीजिए। तो हमने वेरिएबल के पोर्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं। तो ये टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होता है। अब हम पढ़ेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, मतलब जो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए है वो कौन डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स को बताइए या एलिमेंट्स को बताइए, तो आप यही पॉइंट्स लिखेंगे। या क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप उन फैक्टर्स को बताइए जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, तो आप ये पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं कि वो कौन कौन से रीजन जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि हमें कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की है, हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, अब नेचर ऑफ बिजनेस है आप जिस कंपनी को बिलोंग कर रहे हो, अब देखिए हर कंपनी के हिसाब से, हर बिजनेस के हिसाब से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी। तो आपके नेचर, आपके बिजनेस का नेचर क्या है ये डिसाइड करता है कि आपको कितने अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप एक ऐसे बिजनेस को बिलोंग करते हैं जहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में डीलिंग होती है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें कैसी होती हैं आपके बिजनेस की, वो फिक्स्ड एसेट्स में होती हैं। तो उस केस में वो वर्किंग कैपिटल का पोर्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर आप जो है ट्रांसपोर्ट या रेलवे या इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में डील करते हैं, इस तरह के बिजनेस है आपका, तो आपको एक बार बस आ गई, बसेज आ गई, लॉरीज आ गई, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मान लीजिए, तो बसेस लॉरीज आपने एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपको खाली इसको रोटेट कराना, आपको सिर्फ उतना कैपिटल चाहिए जिससे आप लोगों की सैलरी और जो आपको इंश्योरेंस का रिन्यूअल और ये सब काम जो है नॉर्मल वो कर सकें आपको। तो आपको हैवी अमाउंट की नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्शन कंपनी है तो आपको हमेशा रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा, रॉ मटेरियल खरीदेंगे तभी आपको प्रोडक्शन चलेगा, सेल होगा, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। ऐसे नेचर में है जहाँ पे आपका एक बार में फिक्स इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे आपको हमेशा रन कराएंगे तभी काम होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में है तो वहाँ इमीडिएट पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, बट ऑब्वियसली बात है आपकी बिजनेस यूनिट कैसी है। अगर लार्जर बिजनेस यूनिट है, बिगर बिजनेस यूनिट है, साइज में बिग है, तो बट ऑब्वियसली बात है वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी। अगर आपकी बिजनेस यूनिट छोटी है, छोटा सा बिजनेस है, तो उस केस में आपके बिजनेस छोटा होने का मतलब ऑपरेशंस भी कम है, तो बिजनेस ऑपरेशंस भी कम है तो एक्सपेंसेस भी कम है डेली के, तो उस केस में आपका जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, मतलब कम होगी। ठीक है, सीजनल वेरिएशन बहुत मैटर करता है। जैसे अगर आप ऐसी कंपनी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे सीजनल मूवमेंट्स आपको इफेक्ट करती है, सीजनल प्रॉब्लम्स या सीजनल वेरिएशंस आपको इफेक्ट करती हैं, ऐसे केसेस में आपको वर्किंग कैपिटल भी उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, टेक्सटाइल का आपका बिजनेस है और आप समर के और आपके विंटर के क्लॉथ्स को आप बनाते हैं, तो इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि आपका काफ़ी फंड वुलन प्रोडक्ट्स में फंस जाए। ठीक है, अब वो स्टॉक बन के पड़ा हुआ है, वो नेक्स्ट जाके जब वुलन का सीजन आएगा तभी वो माल रिलीज होगा, है ना, प्रोडक्शन जो आपने कर रखा वो गुड्स तभी कैश में कन्वर्ट होगा, तो उतने तक के लिए आपका कैश ब्लॉक कर गया। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में आपको वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, आपका सीजन के हिसाब से आपके पैसे ब्लॉक हो जा रहे हैं। तो सीजनल वेरिएशंस आप कितना इफेक्ट होते हैं, इससे भी आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट
पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। टाइम कंज्यूम्ड मैन्युफैक्चर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम पीरियड लग रहा है। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज़्यादा टाइम लेती है, एक बार पैसा आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा और रॉ मटेरियल ख़रीदने के बाद आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया और उस प्रोडक्ट को बनने में आपको 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन लग रहे हैं, तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसको 2 महीने लगते हैं, तो उस केस में उनका एक बार जो उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा था और पैसा इन्वेस्ट किया था, वो पैसा जब तक वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, 2 महीना बनने में लग रहा है, तो 2 महीने तो पूरी तरीके से ब्लॉक है। उसके बाद जब वो बन जाएगा, डेटर को सेल होगा और फिर कैश रिलीज़ होगा, तब जाके आपका पैसा रिलीज़ होगा। तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन एक कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 2 दिन की है, 1 दिन की है, तो इनका पैसा मैन्युफैक्चरिंग जल्दी कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्ट तुरंत तैयार हो जाते हैं, मार्केट में सेल होते हैं और कैश में रियलाइजेशन होता है। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि कैश कन्वर्ट होता जा रहा है, रिवॉल्व होता जा रहा है। आपने कैश लगाया, इन्वेस्ट किया और फिर डेटर के थ्रू वही कैश कन्वर्ट होकर वापस आपको मिल गया। पर अगर मैन्युफैक्चरिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कैश आपको कम टाइम से कन्वर्ट हो रहा है, आपकी वर्क कैपिटल जो है ज़्यादा टाइम ले रही है कन्वर्ट होने में कैश में, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अब होता है टर्नओवर ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल। अब ये एक तरीके से रेशियो की बात कर लेता है कि आपका एनुअल सेल्स और आपका एवरेज वर्किंग एसेट्स का क्या रेशियो है। इस टर्नओवर से मतलब इस रेशियो से है। तो अगर हम सिंपल बात करें तो जो आपकी सर्कुलेटिंग कैपिटल है वो कितना राउंड यूज़ कर रही है, मतलब एक बार उसको ऑपरेटिंग साइकिल पूरा करने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है। तो अगर उसको ऑपरेटिंग साइकिल पूरा करने में ज़्यादा टाइम पीरियड लग रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एक बार आप कैश इन्वेस्ट करते हो और वो कैश आपको 12 महीने या 15 महीने या 16 महीने में कन्वर्ट होती है दोबारा कैश में। एक बार कैश इन्वेस्ट किया तो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट करके दोबारा डेटा से कैश रियलाइज़ करने में 15 महीने लगते हैं। तो एक बार का कैश ब्लॉक हो गया 15 महीने के लिए, इसका मतलब आपको कैश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वहीं एक कंपनी है जिसका ये साइकिल जो है 4 महीने का है, तो उसका पैसा तुरंत रिलीज़ हो जा रहा है, वो 3 बार सर्कुलेशन कर ले रहा है, कैपिटल का फ्लो 3 बार का हो जा रहा है उसका। तो उस केस में उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स कम रहेगी, अमाउंट ऑफ कैपिटल कम रिक्वायर्ड रहेगी। तो टर्नओवर सर्कुलेटिंग कैपिटल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ फ्रॉम बैंक, अगर आपको बैंक से लोन ईजिली मिल जाता है, आप जब चाहो तब अवेलेबल है, उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखने की जो ज़रूरत है वो कम रहेगी, क्योंकि आप जब चाहोगे आपको लोन अवेलेबल है। पर अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके हैवी अमाउंट में रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, आपकी परचेज एंड सेल की क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, लाइक आप अपने सप्लायर से किस बेसिस पे परचेज कर रहे हैं गुड्स को, कितने टाइम पीरियड का आपको क्रेडिट अवेल हो रहा है, आप अपने फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर को कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, क्रेडिट पे कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, कब आपको कैश कन्वर्ट हो रहा है। तो इन परचेज एंड सेल्स की कंडीशन पे भी आपकी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट डिपेंड करता है। अगर ये ज़्यादा टाइम पीरियड का है, आप कंज्यूमर को तो ज़्यादा टाइम पीरियड अलॉट कर रहे हैं और सप्लायर आपसे कैश में लेता है, मतलब आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपको कैश देना पड़ता है और जब आप उस प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में सेल करते हो तो आपको क्रेडिट पे देना पड़ता है। तो इस केस में आपको कैश मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल में और उसके लिए आपको कैश ही चाहिए। पर अगर आपका सप्लायर आपको क्रेडिट पे देता है और फिनिश प्रोडक्ट आपका कैश में कन्वर्ट होता है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, राइट। कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट्स इनटू कैश, आपके जो करंट एसेट्स के फॉर्म है वो कैश में किस बेसिस पे कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपको वेजेस कितना करना है, आपको सैलरी कितनी देनी है, रेंट कितना देना है, किस रेट इंटरेस्ट कितना देना है। तो जो ये चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आपकी एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करती हैं। तो इतना अगर आपको इन सब में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, इन सब की पेमेंट में ज़्यादा कैश चाहिए तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, इन सब की रिक्वायरमेंट्स कम की है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी अगर ग्रो करना चाहती है तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। पर अगर एक ऐसी कंपनी जो स्टार्टिंग फॉर्म में है, जो ग्रो नहीं कर रही, एक्सपेंड नहीं कर रही है बिजनेस को, तो उसको नॉर्मल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत रहेगी। बिजनेस साइकिल फ्लैक्चुएशंस, अगर बूम की पीरियड चल रहा है तो उस केस में, या डिप्रेशन है, मतलब बूम या डिप्रेशन ये जो भी पीरियड्स होते हैं वो आपके अमाउंट ऑफ कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए डिमांड बहुत है, ऐसा टाइम पीरियड है कि जब आपके डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो आपको
बूम पीरियड चल रहा है, मान लीजिए किसी चीज़ का, अगर बूम पीरियड है तो डिमांड बहुत रेज़ हो रही है, जब डिमांड बहुत रेज़ हो रही है तो आपको प्रोडक्शन बहुत करना है उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए, तो ऐसे केस में आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। पर ऐसा सिनेरियो है जब मार्केट में डिमांड ही नहीं, डिप्रेशन है, कोई डिमांड ही नहीं चल रही है मार्केट में, तो आप ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लेके क्या करेंगे, तो उस वक्त आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, ठीक है। और डिविडेंड पॉलिसी, आपकी डिविडेंड पॉलिसी कैसे है, ये रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डिविडेंड और वर्किंग कैपिटल जो कंपनीज़ की होती है इनके बीच में। जैसे कि अगर आप डिविडेंड को कम करते हैं तो कैश आपके पास ज़्यादा बचती है, जब कैश आपके पास बचती है तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल का पार्ट बन जाती है। पर अगर आप डिविडेंड ज़्यादा बांट रहे हैं तो कैश भी आप ज़्यादा उठा रहे हैं, जब कैश ज़्यादा उठा रहे हैं आप तो वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट है वो क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो आप डिविडेंड पॉलिसी के अडॉप्ट कर रहे हैं, ज़्यादा देना है या कम देना है, उस बेसिस पे आपको अपना वर्किंग कैपिटल भी मेंटेन करना पड़ेगा। और एफिशिएंट मैनेजमेंट, बट ऑब्वियस सी बात है अगर आप हर फैक्टर्स को ध्यान देते हुए अपना वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं तो आपके पास जो भी नॉर्मल आपने रखा है मैनेजमेंट अच्छी है तो आप कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में भी आप बहुत अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर लेंगे। पर अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है तो आपको भाई कैश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप सप्लायर को अच्छे ऑफर्स अवेलेबल नहीं करवा पा रहे कि क्रेडिट पीरियड बढ़ा लें, तो मतलब आप अच्छे से उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको कैश तो चाहिए ही चाहिए होगा, तब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है, ये बात इन बातों से डिपेंड करती है, इनसे इफेक्टेड होती है। हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल को, जिसको हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ये एक्चुअली होता है क्या है, ये वो टाइम पीरियड है, वो ये साइकिल क्या कहता है कि अगर एक बार कंपनी या बिजनेस में आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया ऑपरेशन के पर्पज़ से, तो एक बार जो कैश आपने रॉ मटेरियल के फॉर्म में इन्वेस्ट किया वो वापस से कैश बनने में कितना टाइम पीरियड ले रहा है, उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये बेसिकली जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो काम करते हो, तो काम करने के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो उसके लिए तो कैश चाहिए होता है, तो आपने कैश इन्वेस्ट किया। अब कैश यहीं से प्रोसेस शुरू हुआ, कैश इन्वेस्ट किया। अब कैश इन्वेस्ट करोगे तो रॉ मटेरियल खरीद लिए, जब रॉ मटेरियल खरीदोगे तो अब वो कैश कन्वर्ट हो गई किस फॉर्म में, रॉ मटेरियल में। मेरे पास 1 लाख था कैश, अब 1 लाख से मैंने क्या खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब मेरे पास क्या 1 लाख कैश है, नहीं, मेरे पास 1 लाख कैश के रॉ मटेरियल है, तो मेरा कैश ब्लॉक हो गया किस फॉर्म में, रॉ मटेरियल के फॉर्म में। अब वो रॉ मटेरियल कितने दिन तक बना रहा, अब उस रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। अब उससे काम शुरू हुआ, प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो वर्क इन प्रोग्रेस। अब मेरे पास वो 1 लाख ना तो कैश फॉर्म में है ना तो रॉ मटेरियल फॉर्म में, वो किस फॉर्म में हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में हो गया वो पूरा 1 लाख रुपया। अब उसके बाद क्या हो गया, जब वो वर्क इन प्रोग्रेस से कंप्लीट होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड्स में। अब मेरा 1 लाख ना, मेरे पास 1 लाख कैश है ना रॉ मटेरियल के फॉर्म में ना मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, वो फिनिश गुड्स के रूप में दिख रहा है वो 1 लाख, तो अभी वो कैश में नहीं आया है। अब इस फिनिश गुड्स को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो सेल हम क्रेडिट पे कर रहे हैं या कैश में कर रहे हैं, मान लो कैश में कर रहे हैं तो कैश रियलाइज हुआ, क्रेडिट में करते हैं तो क्या जनरेट होता है, डेटर्स हमारे, है ना, अकाउंट रिसीवेबल्स। अब अकाउंट रिसीवेबल या जो डेटर्स हैं वो कितने दिन में, क्योंकि अब कैश कहाँ ब्लॉक होके रखी है, डेटर के पास। अब डेटर जब तुम्हें आपको पेमेंट कर देंगे तो वापस से आपकी कैश आ गई। ये जो पूरा टाइम लगा वो कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। जिस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड कम होता है उस कंपनी का मतलब कि वो कैश बहुत जल्दी कन्वर्ट कर ले रही है। कैश डाला, रॉ मटेरियल में 2 दिन रहा, वर्किंग प्रोग्रेस में 1 दिन रहा, फिनिश गुड्स में 1 दिन रहा और डेटर के में 1 दिन रहा, चूँकि 1 दिन नहीं 1 महीना आप समझ लीजिए इसे, तो कैश में कन्वर्ट बहुत जल्दी हो गया। और वहीं पे कैश डाला, 5 महीना तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में रहा, 3 महीना तो मैन्युफैक्चरिंग में लगा गया, 1 महीना फिनिश गुड्स के फॉर्म में रहा, 1 महीना वो डेटर के पास पड़ा रहा, तब जाके कैश मिली है डेटर से। तो ये टाइम पीरियड ज़्यादा ले रहा है, तो मतलब कैश में कन्वर्टेबिलिटी स्लो है इसकी। तो टाइम पीरियड कितना ले रहा है, जिस कंपनी का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा टाइम पीरियड ले रही है कैश को कैश में कन्वर्ट करने में, उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जिनका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम होता है उसको हम अच्छा मानते हैं, वो कैश में बार बार कन्वर्ट कर ले रही है, रिवॉल्व कर ले रही है ना, इसीलिए इसको सर्कुलेटिंग कहते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की। जब हम वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कराते हैं ना, फाइनेंस कराने का सेंस कि हम वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ से रेज करें, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो जब हम इसके लिए कहते हैं तो मेरा अप्रोच क्या होगा, भैया मुझे अपना वर्किंग कैपिटल कहाँ से फाइनेंस कराना चाहिए, लॉन्ग टर्म से कि शॉर्ट टर्म से, तो मेरा अप्रोच क्या होगा उसको फाइनेंस कराने का, दैट इज़ अप्रोचेस टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे 3 अप्रोचेस मेनली आते हैं, हेजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच एंड एग्रेसिव अप्रोच। ठीक है,
अब हेजिंग अप्रोच क्या होता है आपको, हेजिंग अप्रोच मतलब मैचिंग, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव है क्या है डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे कि करके। अब हम पहले एक बात करते हैं कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग अप्रोच की। तो यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कराने के लिए हम लॉन्ग टर्म से करें या शॉर्ट टर्म सोर्स से करें, किससे फाइनेंस करें वर्किंग कैपिटल को, उसके लिए हमने कौन सा अप्रोच अडॉप्ट किया, कंजर्वेटिव। अब ये कहता क्या है, देखिए ये पूरे अप्रोचेज में क्या हुआ कि वर्किंग कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो भाई फिक्स्ड एसेट्स, बिजनेस शुरू कर रहे हो तो कुछ चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स आपको चाहिए। दूसरा वर्किंग कैपिटल का वो पोर्शन जो परमानेंटली लॉकअप होने वाला है, मतलब हमेशा रहेगा, मेंटेन रहेगा। और तीसरा आपका वेरिएबल कैपिटल, ठीक है, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। 3 फॉर्म हो गए। अब ये याद रखना है आपको, 3 फॉर्म के वर्किंग कैपिटल को आपको बांटना है। एक तो फिक्स एसेट्स आपका प्योर हो गया, एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गया और एक वेरिएबल वर्किंग कैपिटल हो गया। तो कंजर्वेटिव क्या कहता है, कंजर्वेटिव कहता है फिक्स एसेट्स को पकड़िए। कंजर्वेटिव मतलब नैरो माइंडेड सोच, तो कहता है फिक्स एसेट्स को पकड़िए आप, और आपके वर्किंग कैपिटल का जो परमानेंट वाला पोर्शन है, मतलब जो हमेशा लॉक करके रखना है वो पोर्शन, और जो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का पोर्शन बच रहा है उसमें से भी कुछ पोर्शन ले लीजिए आप, ठीक है। वेरिएबल के भी 2 पार्ट कर दीजिए, कुछ पोर्शन आप इनके साथ ले लीजिए, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फिक्स एसेट्स के साथ, और इन तीनों को फाइनेंस कराइए किससे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। क्या, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट है, फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म पर्पस का होता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल आप लंबे समय के लिए लॉकअप करने वाले हैं, और वेरिएबल को भी आप क्या करिए, लॉन्ग टर्म पर्पस से करिए, वेरिएबल के कुछ पोर्शन को आप लॉन्ग टर्म से फाइनेंस कराइए। तो ये हो गया इनका अप्रोच कि इतने को आप लॉन्ग टर्म से कराइए। और जो सीजनल रिक्वायरमेंट आपकी आती है, वेरिएशन आता है, जो सीजन या फ्लैक्चुएटिंग होती है, इमरजेंसी में जो एक्स्ट्रा आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ी है, उसको आप फाइनेंस कराओ किससे, शॉर्ट टर्म सोर्स से। बाकी सबको किससे फाइनेंस कराओ, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ये कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है। क्लियर है। तो मतलब वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के 2 पार्ट कर दिए हमने, एक पूरा पोर्शन हमने लॉन्ग टर्म से करवाया, और जो फ्लैक्चुएटिंग है, सीजनल है, इमरजेंसी में जरूरत पड़ी है, उसको सिर्फ हम शॉर्ट टर्म से करवाएंगे, बाकी सबको किससे कराएंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस कराएंगे। ठीक है। अब हम दूसरा अप्रोच क्या कहते हैं, एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव क्या कहता है, एग्रेसिव कहते हैं ऐसा है जो परमानेंट या फिर जो टेम्प्रोरी, दोनों को ही आप किससे करो, आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस से करो। ये एग्रेसिव है। ये कहता है भाई वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म नेचर का है, डे टू डे बिजनेस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, साल भर की बात होती है। तो चाहे परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो चाहे टेम्पररी वर्किंग कैपिटल हो, सबको किससे फाइनेंस कराइए, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस कराइए। ठीक है, ये एग्रेसिव अप्रोच हो गई। और हेजिंग क्या कहती है, ये मैचिंग है। तो ये कंजर्वेटिव को भी पकड़ेगी और एग्रेसिव को पकड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि देखिए जो परमानेंट पोर्शन है या फिक्स पोर्शन है वर्किंग कैपिटल का और आपका फिक्स एसेट है, इसको किससे कराइए, लॉन्ग टर्म सोर्स से कराइए। और जो पूरा वेरिएबल है, वेरिएबल को किससे कराइए, शॉर्ट टर्म से कराइए। दोनों की बात हो गई भाई। जो फ्लैक्चुएटिंग नेचर का है उसको शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करा लो, और जो हमेशा से आप लॉक करके रखना चाहते हो उस कैपिटल को आप लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करा लो। तो ये 3 अप्रोचेस है। अब ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो अपने वर्किंग कैपिटल को कहाँ से फाइनेंस करा रही है, उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म को कराएगी या लॉन्ग टर्म को कराएगी, या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से कराएगी। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये इनके अप्रोचेस पे डिपेंड करेगा, उस कंपनी के अप्रोच पे कि वो एग्रेसिव अप्रोच में है, हेजिंग अप्रोच में है या कंजर्वेटिव अप्रोच में है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल की, कि हम वर्किंग कैपिटल को किससे फाइनेंस कराते हैं, मतलब सोर्स। ठीक है, हमने अडॉप्ट कर लिया कि हम लॉन्ग टर्म से कराएंगे या शॉर्ट टर्म से कराएंगे या दोनों से कराएंगे। तो वो सोर्सेज में से वो क्या क्या तरीके हैं, है ना। तो इनको हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज में और शॉर्ट टर्म में करते हैं। अब लॉन्ग टर्म में ओन्ड आता है, इशू ऑफ शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, रिवेन्यू, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड बोरोड सोर्स, डिवेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डेब्ट्स हो गया। ये ऑलरेडी हमने अभी सोर्सेज ऑफ कैपिटल में डिस्कस किया हुआ है। आप उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होगी, यहाँ पे हमने 2 तरीके से कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। इंटरनल सोर्स हो गया और एक एक्सटर्नल सोर्स हो जाता है। इंटरनल में आपका डेप्रिसिएशन से जो अपने पैसे इकट्ठा करके रखे हैं, आप उससे फिक्स एसेट्स को खरीद लीजिए, है ना। कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट आपकी बची है उससे कर लीजिए। टैक्सेशन का जो आप प्रोविजन करके पैसा इकट्ठा करके रखे हैं, टैक्स पे करना, उसके लिए आप प्रोविजन करते हैं, कुछ पैसा बचा के रख रहे होते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल कर लीजिए अपने वर्किंग कैपिटल में, है ना। और एक्सटर्नल सोर्स में क्या हो गया, ट्रेड क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये सब चीज़ें, फैक्टोरिंग वगैरह, ये सब हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया, कमर्शियल पेपर वगैरह सभी चीज़ें। तो ये सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गए। तो आई होप आपको पूरा वर्किंग कैपिटल क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।